बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद आलमी सतह पर इंतहाई तशवीश की लहर दौड़ गई है। मगरबी ताकतें ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हैं, जबकि रूस और चीन अमरीकी और इजरायली जारहियत की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं। आलमी अमन के ज़ामीन इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने भी सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान पर जारहियत की भरपूर मजम्मत की और कहा कि ईरान पर हमलों और जवाबी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ चुका है। रूस ने अमेरिका और इजराइल के हमलों को खुली जारहियत करार दिया कि ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। रूसी मंदूब ने अमेरिका के मुज़ाकरात को ढोंग करार दिया, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने जंग का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। दावा किया कि ईरान हमले में पहल करना चाह रहा था, हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। रिपोर्ट्स थी कि ईरान अमेरिका को जोहरी मुआहिदे का मुजव्वज़ा मुसविदा पेश कर चुका था। तेहरान यूरेनियम अफजूदगी की सतह को 60% से कम करके 3.6% तक लाने पर राजी हो चुका था। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुस्बत पेशरफ्त का दावा किया था, लेकिन फिर अचानक मुज़ाकरात के दौरान सिफारतकारी डीरेल होती हुई हमें नजर आई। ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमले की खुद अमरीका के अंदर भी मुखालफत हमारे सामने आ रही है। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान मोमदानी, उनके मुताबिक साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने भी उनके अलावा ईरान के ऊपर जो हमला अमरीका की तरफ से किया गया उसकी भरपूर मजम्मत की और ये कहा कि जो कौम है, अमरीकी कौम, वो ये हमले नहीं चाहती, वो ये जंग नहीं चाहती, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जंग जो है ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें इंटरनेशनली कैनवस भी देखना होगा, मगर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान इसके अंदर क्या अपना किरदार अदा कर सकता है, उस पर भी हमने बात करनी होगी। बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, मेरी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक जंग थी, पहले एक महदूद फौजी कार्रवाई हमने देखी, फिर जो एक बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर गई, तो ये ट्रंप की पोजीशन को कितना वीक करेगी या ये शैडो जो है उसको कितना नुकसान पहुंचाएगा? ईरान ने अभी तक जो जवाबी कार्रवाई की है वो उनके ख्याल में, उनका कहना है कि ये बहुत महदूद है, अभी हमने जंग का आगाज़ नहीं किया है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और इंफॉर्मेशन है तो उनको बहुत ज़्यादा चाइनीज़ और रशियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है और ये जंग जो है वो बहुत लंबा अरसा चलने वाली है अनटिल एंड अनलेस के इसके अंदर कोई मीडिएट करे और ख़ास तौर पे ट्रंप को कोई ऑप्टिकल विक्ट्री ही कहीं से दे दे, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसके अंदर इस वक्त इम्पेडिमेंट है वो ट्रंप का ट्रैप हो जाना है अपनी ही पॉलिसी में, या फिर अपने जानने वालों की, या एप्स्टीन आइलैंड की, या है उनके डोनर्स हैं। तो अब इसके अंदर ड्रैग तो हो गए हैं, लेकिन ना तो उनके पास लंबी जंग करने की कैपेसिटी है, ना पॉलिटिकल विल है, और ना ही उनके पास जो है जो उनके जो पेंटागन है वो इस बात पे राजी हैं। तो एक शॉक एंड ऑ की वो बात जो है वो जहन में लेके आए थे, लेकिन इसराइलियों को बहुत अच्छी तरह से पता था। उनका अगर आप हिब्रू मीडिया फॉलो करें तो वो बहुत एक्सटेंसिवली लिख रहे थे कि ये जंग जो है मुख्तलिफ होगी। अगर हमें यहाँ पे, अगर हमारा जो स्टेटिव जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमने ईरान की बाल्कनाइजेशन करनी है और वहाँ पे एक प्रो वेस्टर्न रिजीम जो है किसी भी फॉर्म एंड शेप में इंस्टॉल करनी है और उसके रिसोर्सेज को प्लंडर करना है। तो ये इस जंग की तैयारी जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो दूसरी दफ़ा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इनसे पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। सही। तो ये मुज़ाकरात जो है वो ऑलरेडी ढोंग थे, वो तो इटसेल्फ जो है उनकी चारों क्लासेस जो हैं वो एक तमाशा हैं, जिनको खुद जो है वो इसराइली कहते हैं कि हमने ये ट्रंप को कहा, सजेस्ट ही इसीलिए की थी कि ट्रंप किसी बैड डील का हिस्सा ना बन जाए। सही। तो ये बहुत मल्टी लेयर्ड सिचुएशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है और सारी की सारी सिचुएशन टिकी हुई है कि ईरान कितना कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो ईरान की तरफ से जो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो एक शहादत का एलिमेंट है वहाँ पे गम गुस्सा और भी है, और आज जो स्ट्राइक्स की गई हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो गुज़श्ता रोज़ से ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्राइक्स की गई हैं। अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक शैडो ले रहे हैं, वो शैडो ये है कि जी अगर हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करते तो ईरान ऑब्वियस था हमें कि हमारे ऊपर अटैक कर देता। लेकिन यही भी सवाल उठ रहा है कि जब
मुज़ाकरात मुस्बत अतराफ की तरफ बढ़ रहे थे, यूरेनियम अफजूदगी के मामले को ईरान भी कंट्रोल करने के लिए एग्री हो गया था, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? फिर इसके ऊपर एक और सवाल है, माज़रत के साथ सवाल अगर लंबा हो तो सवाल ये भी है कि अगर तो न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी हो रही होती या बनाए जा रहे होते ईरान में, तो डेफिनेटली इस जंग के अंदर ईरान उनका इस्तेमाल करता, लेकिन ऐसी कोई भी सूरत हाल, ऐसा कोई भी वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको अगर हम पहले सम अप कर ले फिर एक्सप्लेन करें तो फिर इसका जवाब ये बनता है कि ट्रंप मुझे लगता है कि इम्पीच हो जाएंगे। इनको इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस से तो पहले ही उन्होंने इजाज़त नहीं ली हुई। अपने एक प्रेसिडेंशियल डिक्री पर वो इस जंग के लिए कूद पड़े हुए हैं। 85% पोल ने बताया है कि अमेरिकन चाहते ही नहीं है इस जंग का हिस्सा बनना। तो अब अगर वहाँ पे सेनेट में कोई बिल ही नहीं पेश हुआ और इजाज़त ही नहीं मिली, तो इनके पास तो ये भी बचने का रास्ता नहीं है कि आप लोगों ने सबकी जो है मशावरत से मैं इसमें गया था। जहाँ तक दूसरा सब कुछ है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पार्सिंग करनी पड़ती है वेस्ट के टॉकिंग पॉइंट से और जो रियलिटी है वो क्या है। अब वेस्ट तो यही कह रहा है कि एक पराया स्टेट है, टेररिस्ट हैं, एक्सेस ऑफ ईवल बना के बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इवन दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो एक चीज़ को जब आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बना देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उस मुल्क को बदलना पड़ेगा, उसकी रिजीम को बदलना पड़ेगा, रीजन को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, बल्कि दुनिया भी जो है उस स्ट्रक्चर के लिए कुछ ना कुछ करे। तो इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आज से नहीं बनाया हुआ। ये गुफ्तगू का और तौजीहात का चूरन बेच रहे हैं, ये अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए बेचते हैं। ये तो जब से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है तब से यही बात हो रही है कि जी ईरान जो है वो हमारा टारगेट है, ईरान हमारा टारगेट है। और ईरान ये सुनते सुनते आज उसको 50-60 साल हो गए हैं कि मैं जो हूँ नेक्स्ट टारगेट हूँ। इसमें जनरल कासिम सुलेमानी ने, जब इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे और इन पे जो है वो बोन क्रशिंग सैंक्शंस थी, इनके पास पेनाडोल भी नहीं थी, वो भी इन्होंने बनानी बाद में शुरू की। तो उसमें जनरल कासिम सुलेमानी ने अपने विजन से ये सोचा कि हम अब बच कैसे सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक जो है वो एलाइज जो है नॉन स्टेट एक्टर, उन पे काम करना शुरू किया। इन्होंने उनका भी जो है वो असैसिनेशन कर दी फिर, लेकिन करने के बाद उनको ये समझ में आई कि ये तो लोग रिप्लेस हो जाते हैं। तो अब ये जंग होनी ही होनी थी। इसमें एक तो भोंडी सी एक ख्वाहिश ये हो सकती है अमेरिका की और ख़ास तौर पे इजराइल की कि वॉलंटरली जो है वो पूरी रजीम कलेप्स हो जाए और हमें किसी तरह से यहाँ पे इंग्रेस दे दें और हम जाएं और हमने जो करना है इसको सीरिया और लीबिया बना दें, या तो ये वॉलंटरली कर लें। और अगर ये नहीं करते तो फिर तो करना पड़ेगा। और करने के लिए फिर क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जो इतना कंसोलिडेट कर चुका हुआ है उसको एकदम से कैसे डिसमेंटल करें। तो पिछली दफा अटैक किया तो अटैक के बाद पता चला कि ईरान तो जो है वो ईरान नहीं है जो इनको रेवोल्यूशन के बाद और उसके बाद जो है 10 साल पहले 20 साल पहले, तो उसमें इसराइल का इतना नुकसान हुआ कि इसराइल को फिर फेस कीपिंग जो है वो ट्रंप को लेनी पड़ी। उसने रीजनल कंट्रीज को बीच में शामिल किया, ईरान से कहा कि तुम अपनी 2 इंस्टॉलेशन खाली करो, फिर उधर से गल्फ की एक बेस खाली करवाई। तो 2 अटैक यहाँ हुए, एक वहां हुआ, और फिर ट्रंप कहना शुरू हो गया कि मैंने न्यूक्लियर आर्सनल ओब्लिटरेट कर दिया है। अब वो ओब्लिटरेट हो गए थे तो फिर उसको दोबारा से उस पर निगोसिएशन क्यों हो रही थी। और इससे भी पहले जब ओबामा से JCPO साइन हो चुका हुआ था और वेपन इंस्पेक्टर ईरान में मौजूद थे और एक इसको मॉनिटर कर रहे थे एक पीसफुल प्रोग्राम को, प्लस उनके पास एक रिलीजियस फतवा है कि हमने वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को डेवलप ही नहीं करना है। तो ट्रंप ने उसको फाड़ के रद्दी में फेंका क्यों? इजराइल के कहने पे, क्योंकि उनको जंग का प्रीटेंस चाहिए था। अब वो समझते हैं कि शायद उनकी पॉपुलेशन भी उतनी नाइव, स्टूपिड और वही कार्डेशियन देखने वाली है और BBC CNN देखकर उनका पेट भर जाता है। नहीं, वो भी अब सारे पैरेलल मीडिया पे बैठे हुए हैं, वो भी इनका ये सब कुछ बाय नहीं कर रहे हैं। अब वो भी समझ करते हैं। कोई और वक्त होता तो मान जाते कि जी निगोसिएशन इसलिए की गई क्योंकि हम बड़े पीसफुल लोग हैं, हम पीस से सोल्यूशन निकालना चाहते थे, लेकिन एक आगे एक स्टेट ही ऐसी है टेररिस्ट, वो मान नहीं रही। अब ये कोई बाय नहीं कर रहा और उस पर उन्होंने सबसे ज्यादा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि एक ऐसा लीडर जो है जो सब कुछ संभाल के बैठा हुआ था उसको असैसिनेट कर दिया एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे ईरानियन जो है वो इतनी प्राउड नेशन है
और वो सब जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, और आज वहाँ पे सख्ते की सी हालत है वेस्ट में कि अब हम क्या करें, अब हम प्रिटेंस कहाँ से तैयार करें कि हमने तो कहा था कि बाहर निकल आओ। इसमें डॉक्टर साहबा जो एक प्लस पॉइंट ईरान के अंदर हमें देखने को मिल रहा है वो आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बावजूद वो रुकने के लिए एक तो तैयार नहीं है। स्ट्रोक का उन्होंने ऐलान तो किया है, लेकिन जो वो डिफेंस अपना कर रहे हैं उसके ऊपर वो कायम भी हैं, और अबूरी तौर पे कुछ लोग उन्होंने नॉमिनेट भी किए हैं अपने मामलात को चलाने के लिए। ऐसी सूरत में जब सोग का आलम है तो ये ईरान के खिलाफ अगर कोई इजराइल और अमेरिका मजीद कार्रवाइयाँ करता है, जो कि अभी भी जारी हैं, तो ये दुनिया के सामने, अक़वाम आलम के सामने उनकी पोजीशन को कितना वीक करेंगी? या आपके नज़दीक ट्रंप अब इक़्तिदार के उस नशे के अंदर है कि उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इजराइल की बैक पे अमेरिका खड़ा है, इसलिए इजराइल को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इसमें फ़र्क सिर्फ इजराइल को नहीं पड़ता, वो एग्जिस्टेंशली अपने तलमूद की जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से बाहर निकले हुए हैं, और उन्होंने हर सूरत में अपना जो है वो टारगेट अचीव करना है। ट्रंप को बहुत फ़र्क पड़ता है, और ट्रंप को पता है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। ट्रंप के इर्द गिर्द वालों को भी पता है कि ट्रंप ने अपने लिए गड़ा खोद लिया है, लेकिन उसमें ये है कि आगे से रिजीम जिसको ये कहते हैं सो कॉल्ड, उसकी 4 लेयर्स हैं जो पैरेलल चलती हैं। एक उनका इलेक्टोरल बोर्ड है जिसमें इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, मिनिस्ट्रियाँ होती हैं। फिर उनका एक रहबर काउंसिल है जिसमें रहबर जो है खamenei थे। फिर उनका अपना जो है वो IRGC की एक अलग से पूरी की पूरा इनका हायरार्की का स्ट्रक्चर है, और फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल गवर्नमेंट है। तो 4 लेयर्ड गवर्नमेंट और एक इंतहाई कंपाइल्ड और कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेस पर वो सारे डिसीजन लेते हैं। उसमें ये कैसे सोच सकते हैं कि एक बंदे को, क्योंकि आयतुल्ला खामेनेई ने तो कहा कि आप एक नहीं आप 30 भी मार देंगे तो हमारे पास पर जो पर्सन है 6 रिप्लेसमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारी आज की बात तो नहीं है कि हम आइडिया है, हम एक इंडिविजुअल तो नहीं है। तो आप एक ऐसा इंसान जो कि शेर जैसा बहादुर था, अब नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है जी वो कहीं जर्मनी में छुपा हुआ है, इजराइल में है ही नहीं, तो वो जो अपनी नॉर्मल रूटीन चेंज करने के लिए भी तैयार नहीं था, आपने उसे 86 ईयर की एज में शहीद कर दिया, और उसको तो आपने अमर कर दिया ना। वो तो एसेट है अपने चाहने वालों के लिए, ट्रेजर बन गए ना। तो वो तो उनके लिए एक ऐसी दास्तान बन गए हैं कि जिसका सहारा लेकर तो अब वो अगली 1 सदी तो ईरानी जो है वो इस चीज के साथ ही जिंदा रह सकते हैं कि हम क्या हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम कट जाते हैं। तो फिर यजीदियत जो है वो गर्दन तो काट देती है पर बैयत नहीं करा सकती है, और कूफी जो है वो देखते रह जाते हैं। तो या तो कूफियों के खामोशी के और बुजदिली के बुत टूटे, वो हमें हिस्ट्री में कभी टूटते हुए नजर नहीं आए, वो हमेशा खामोश तमाशाई बने रहते हैं। और यजीद जो है वो वक्त की यजीदियत से ये समझता है चूंकि गर्दन मेरे हाथ में आ गई है तो शायद मैं फाते हो गया हूँ, शायद फाते हो गया। अब एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर साहिबा, वो ये है कि खलीजी ममालिक, बल्कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स हैं उन सबको अपनी पोजीशन इस पर क्लियर करने की ज़रूरत है, और ये एक प्रेशर भी बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ से अभी कोई पोजीशन नहीं ली गई, और शायद यही समझदारी है या शायद यही मौके की मुनासबत से दुरुस्त फैसला भी हो। लेकिन कितनी देर तक आप अपनी पोजीशन को क्लियर किए बगैर रह सकते हैं? ना तो आप गैर जानिबदार रह सकते हैं, और अगर नहीं रह सकते तो आपके नज़दीक इन ममालिक की पोजीशन क्या होगी ईरान की कार्रवाइयों के बाद? ये ममालिक तो वेसल स्टेट है, और अगर आप वेसल स्टेट ना भी हो तो इस वक्त 2 सिस्टम के दरमियान जंग है। ये 2 मुल्कों 3 मुल्कों के दरमियान में नहीं है। ये यूनिपोलैरिटी और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और जो मल्टीपोलैरिटी और नया वर्ल्ड ऑर्डर का विजन चाइना और रशिया में दे रहे हैं, ये उनके दरमियान जंग है। तो जो एक भी जीतेगा या तो डिसाइसिवली जीत जाएगा या हार जाएगा, और बाकी जो लोग फ्रिंजेस पे बैठे हुए हैं, हम जैसे जो पेरिफेरी पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए इस वक्त डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। हम अगर मल्टीपोलैरिटी को एकदम से आंखें दिखानी, यूनिपोलैरिटी को आंखें दिखाते हैं, तो हमने अगला फिस्कल ईयर जो है वो IMF के साथ गुजारना है। हमने तोपों का रुख अपनी तरफ नहीं कर लेना है। तो हर मुल्क ने अपने आप को कंसोलिडेट भी करना है, और पॉलिटिक रियॉल जो है वो बहुत भद्दी और अगली चीज है। ये धंधा है, बहुत गंदा है, इसमें एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं है। एम्पैथी का मतलब मौत है। तो इसमें जो वो वेसल स्टेट्स को तो आप छोड़ दें, बाकी दुनिया, ग्लोबल साउथ जो है, नॉर्थ ठीक है, वेस्ट हो गया, ग्लोबल साउथ में बाकी लोग मजम्मत करने के या उनके लोग बाहर निकले में, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये लॉजिक समझ में आती है कि हम अगर मल्टीपोलैरिटी के पीछे अभी दौड़ पड़े, ये देखे बगैर कि इस जंग में
जो कि दो सिस्टम की जंग है, उसमें दो सिस्टम के चैंपियंस चाइना और रशिया किस तरीके से अपने सबसे बड़े एलाय को, जो कि उनका सॉफ्ट अंडरबेली भी है, उसे बचाते हैं, ये देखे बगैर, ये आजमाए बगैर, क्योंकि वेनेजुएला में हमने देखा कि बहुत बड़ा चाइना का एलाय था, लेकिन मदुरो को कैसे वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ले गए। चाइना अपनी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां बचा तो नहीं सका। अब मल्टीपोलैरिटी का ख्वाब दिखाना, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करना, इंटरनेशनल लॉ की बात करना, वो एक और बात है, लेकिन अभी के अभी ये फैसला कर लेना कि हम अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दें बगैर कोई बात देखे, समझे और सुने, और अपने बच्चे भूखे मार लें, तो फिर वही है ना, ये एम्पैथी से नहीं चलेगी। स्टेट क्राफ्ट जो है वो बहुत जालिमाना तरीके से चलती है। अब ये चाइना और रशिया की लेजिटिमेसी का भी एक टेस्ट है कि ये ईरान के साथ कितना उसको कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब माजरत के साथ इन दोनों अलायंस की तरफ से तो मासी वाई मुजम्मत के अभी फिलहाल तो हमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ काउंटर होते हुए नजर नहीं आ रही। इंटरनेशनली भी इस चीज़ों को जितना वॉच किया जा रहा है। अब ईरान ने जहाँ जहाँ से भी डिफेंसिव वे में वो जा सकता था वो जा रहा है। जो अपना हुर्मज को उन्होंने बंद किया है ईरान की तरफ से, और अब खबरें भी थी कि किसी एक शिप ने भी वहाँ से गुजरने की कोशिश की है, तो अटैक के जरिए उसको भी रोका गया है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने हुर्मज को बंद कर देना, पूरी दुनिया के 20% के करीब जो ऑयल है वो रुक जाना, और ये कितना खतरनाक फैक्टर हो सकता है पूरी दुनिया के लिए? इसका जो सबसे बड़ा जो खतरनाक फैक्टर है वो यही है, और साथ में हुतियों ने बाबुल मंदेब बंद कर दिया। जी। तो जो 80% ऑयल अगर नहीं जाएगा तो ये जो ग्रीडी कैपिटलिस्ट हैं, जिनकी ग्रीड इतनी ज्यादा है कि तेल के 4 कुएं देखकर ये इन लाखों के हिसाब से इंसानी जाने लेने लग जाते हैं, तो इनके अंदर दोजख की आग है। ये कहते हैं ना कि भूख और लालच ऐसी चीज है कि जहन्नम में ये जहन्नमी आग का एक पहाड़ खाएंगे और उसके फौरन बाद कहेंगे अभी और भूख लगी है, और आग का एक और पहाड़ खा लेंगे। तो ये इन्हीं लोगों के बारे में कहा हुआ है। तो ये बाबुल मंदेब या स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ज्यादा देर तक बंद नहीं रहने दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हथियार है। दूसरा, आपका जो एक और पॉइंट था कि रशिया और चाइना जो है वो बहुत ज्यादा इनको ईरान को जो है वो आर्सनल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। असल में इनकी डिप्लोमेसी ये नहीं है कि ये हर चीज जो है वो वॉमिट आउट करे अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन जो लोग एक्सटेंसिवली फॉलो करते हैं, और मैं अपना पर्सनल वीलॉग भी जाहिर मैं इनको बहुत स्निफ कर रही होती हूँ, तो बहुत कटिंग एज वेपन जो है इनको बहुत ज्यादा तादाद में चाइना और रशिया, इवन बेदू टेक्नोलॉजी भी जो है वो इनको फराहम कर रहा है। इसीलिए ईरानी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अभी हमने जंग शुरू नहीं की, अभी तो हम अपना स्टोर में रखा हुआ सामान यूज कर रहे हैं ताकि आपका रेडार सिस्टम है वो डिप्लीट हो। लेकिन खतरा चाइना और रशिया के मदद से नहीं है। मदद वो जितनी कर सकते थे वो कर चुके हुए हैं, और स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर भी उन्होंने उसको कंसोलिडेट किया। डॉक्टर साहब, मेरे पास आखिरी कोई 2 मिनट है, 2 सवाल एक साथ आपके सामने रख रही हूँ, चाहूंगी कि इन्हीं के ऊपर आप अपना मुफस्सल तज्जिया करें। एक तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इस जंग का एक वाज़ेह मकसद हमें नजर आ रहा था कि इजराइल को अपनी सिक्योरिटी दरकार थी, ईरान से खतरा है, और इस जंग के बाद उसकी सिक्योरिटी मजबूत होगी या कमजोर होगी, एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये कि अगर ये जंग मजीद तवालत इख्तियार कर लेती है, और इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है कि वो खतरनाक नहीं होगी, तो खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन है उसकी शक्ल आप क्या फिर देखेंगी? खित्ता बहुत शदीद केओस में आ जाएगा, और इसको इसराइल को सिक्योरिटी से ज्यादा लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी, ईरान ने कभी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं की। ये कहना कि फलस्तीनी जो नहीं मरने चाहिए और फलस्तीन की स्टेट होनी चाहिए, ये उस अपार्टाइड स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। उनका जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसमें ईरान एक बहुत बड़ी रुकावट है, और दूसरा वो वहाँ पे जो एक हेजमोनिक अपना एक इंपीरियल सेटअप बनाना चाहते हैं पूरे लवांत में और फिर फारस में और अरब में, वो उसके लिए बड़ी रुकावट है। उनकी सारी की सारी चीजें जो है वो उनकी माइथोलॉजी या उनकी अपनी तलमुदिक इंटरप्रिटेशन से निकलती हैं। तो इसराइल को प्रॉब्लम ये नहीं है। इसराइल को डे 1 से ये प्रॉब्लम है कि कोई भी इस रीजन के अंदर स्टेट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर कोई स्टेबल सॉवरन ऑटोनमस गवर्नमेंट हो, और ये लास्ट लिंचपिन है। और उसके साथ अब उसने आंखें हमें भी दिखानी शुरू कर दी हैं। तो ये चीजें बहुत बढ़ेगी। अगर ये अब मसला ये होगा कि थोड़ी सी ज्यादती ईरान के साथ हो जाएगी, उसको दोबारा से ये कहा जाएगा कि ट्रंप को कोई विक्ट्री
विक्ट्री दे दो और जाने दो। तो अब थोड़ा सा मुश्किल है कि ईरानी इस बात को मानेंगे कि उसको कोई हम ऑफ रैंप दे दें, ताकि ट्रंप अब जाके क्या कहेगा, मैं इतना बिल्डअप करके अब वापस क्या करके आ रहा हूं। अब एक रेड लाइन है जो कि ईरानी कौम और ईरानी गवर्नमेंट के नज़दीक एक रेड लाइन थी, जो रेड लाइन अबूर कर ली गई है। अब कोई फिर सेविंग का रास्ता बाकी वापस अमेरिका के पास नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ता मुकम्मल तौर पे जंग की लपेट में है। अमेरिका और इसराइल के जारहाना अज़ाइम के बायस खतरे से दो चार खित्ता मजीद खतरात के दहाने पर है। ईरान बदस्तूर अमेरिका और इसराइल के निशाने पर है, जबकि तेहरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास पर इजलास हो रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर आलमी अमन का ज़ामिन इदारा भी बेबस नजर आ रहा है। कशीदगी में फौरी कमी के लिए कोई हल, कोई रास्ता हमें वक्त नजर नहीं आ रहा। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर दुनिया ने ताकत के उसूल पर चलना है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम का मकसद क्या है। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आलमी ताकतें भी आमने सामने हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अमेरिका और इसराइल को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। रशिया और चाइना ने ईरान के मामले में ताकत के इस्तेमाल की खुलकर मुखालफत की। अमेरिका ईरान कशीदगी पर पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को संगीन करेगा। मुज़म्मत के साथ तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। अब एक और सवाल यह है कि अगर ये कशीदा सूरत हाल बरकरार रही तो खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तान और उसके मफादात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सवाल ये भी अहम है कि इस मौके पर पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए और पाकिस्तान को क्या कुछ करने की अशद जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जनूब एशिया खित्ते का एक अहम स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर है। रशिया और चाइना भी इस शराकतदारी का एक अहम हिस्सा है। इस तनाजुर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, जबकि इस सिफारती सतह पर क्या इकदाम उठाने होंगे। क्या फरीकैन एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे? क्या सिफारतकारी की गुंजाइश अब भी बाकी है या हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल से सरफे नजर नहीं कर सकता। अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। इन तमाम तर इशूज पर बात करने के लिए साबिक सदर आजाद जम्मू कश्मीर और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मसूद साहब, मुझे सबसे पहले तो ये आपसे जानना है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास बुलाने के ऊपर भी बात हो रही है। ये जो इजलास हैं, इनसे कोई अमली नतीजा आप महसूस करते निकल सकता है या ये सिर्फ एक खाम ख्याली है कि इन इजलासों के बुलाए जाने के बाद वाकई कुछ ईरान के लिए हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इस पूरे मंजरनामे में जो सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है वो एक मेहमान अदाकार है और वहाँ इजलास होंगे, तकारीर होंगी। उसके बाद जो जनरल मेंबरशिप है उसको भी इजाज़त दी जाएगी कि वो सलामती काउंसिल के मेन चैम्बर में आए और अपने ख़यालात का इजहार करे। लेकिन वहाँ फ़ैसला नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका बाहर है। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है। अमेरिका का वीटो है और गुज़श्ता बरस अगर आप देखें जो भी गज़ा के ऊपर जो करारदादें पास होती थी तो उसमें अमेरिका वीटो कर देता था। अब अमेरिका वहाँ मौजूद ही नहीं है। अमेरिका ने ना तो अपनी कांग्रेस से पूछा है, यानी अब ना अपने बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया है, यानी अगर वो सलामती काउंसिल में जाता, ना अपने अंदरूनी कानून यानी कांग्रेस से भी नहीं रुजू किया जो उनकी पार्लियामेंट है जिसको ये इख्तियार है कि वो ऐलान जंग की इजाज़त दे। तो इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा का रोल और भी कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस पर सर आलमी बरादरी के ऊपर भी बड़ी नज़रें मरकूज़ हैं। कौन बात कर रहा है, कौन हिमायत कर रहा है, कौन मुखालफत में या कौन खामोश है। आलमी बरादरी इस ईरान के इशू के ऊपर हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि तकसीम है। ये मजबूरी के तहत तकसीम है या किसी हिकमत के तहत खामोशी है? देखिए, खामोश तो नहीं है। कुछ मसलन जो है नॉर्डिक कंट्रीज से बयानात आए हैं जो मगरबी कैंप में हैं, लेकिन उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है। रूस और चीन की तरफ से बहुत सख्त बयानात आए हैं, मजम्मत के बयानात आए हैं और अमेरिका को निशाना तनकीद बनाया गया है।
फिर जो है उनके हिमायती भी मौजूद हैं। अर्जेंटीना का अगर आपने बयान देखा हो तो उन्होंने अमेरिका की हिमायत की है और ईरान की मजम्मत की है और ईरान को और उनके लीडर को बहुत बुरा भला कहा, जो सुप्रीम लीडर थे, या उसके जो उनके निज़ाम हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया है। फिर जो है इसी तरीके से अमेरिका जो करीबी साथी हैं, अमेरिका और इसराइल के करीबी साथी हैं, वो इस अमेरिका की मदद कर रहे हैं। ईरान के हक में भी बहुत से मुल्क बोले हैं, पाकिस्तान उनमें सर फहरिस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में जिन 3 ममालिक का ईरान के मंदूब ने नाम लिया, उसमें पाकिस्तान है, चीन और रूस हैं। तो ये है कि दुनिया की राय इस सिलसिले में बटी हुई है, लेकिन इससे ये साबित हुआ है कि इस वक्त बैनुल अक़वामी क़ानून मौजूद नहीं है और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी निज़ाम बना था या जो इदारे बने थे उस निज़ाम को नाफिज करने के लिए या यूनाइटेड नेशंस चार्टर को नाफिज करने के लिए वो इस वक्त मुअत्तल हैं। और इस वक्त जो है अमेरिका की ताकत का मुज़ाहरा हो रहा है। अमेरिका की तरजीहात जो हैं वो अव्वलियत इख्तियार कर गई हैं। तो इस वजह से सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है और एक तरफ अमेरिका और इसराइल की फ़ौजी ताकत है। ये दुनिया की जो सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है वो अमेरिका है और इस खित्ते की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसराइल है, ये सबको मालूम है। और इन दोनों ने मिलकर एक मुल्क के ऊपर हमला किया है। उसके पास भी दिफाई ताकत है, लेकिन उसने ये सारी ताकत जो है माशी पाबंदियों के बावजूद हासिल की है, लिहाजा वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अगरचे वो ठीक है, वो हिम्मत दिखा रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि इनमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। और ये है कि ईरान जो है अपना दिफा करेगा, लेकिन ताबक़े किस हद तक और जाएगा, क्योंकि जितने 2 बड़े बहरी बेड़े यहाँ अमेरिका ने मुतय्यन किए हुए हैं और उसने अभी पूरी पार जो अनलीश नहीं की है। और लेकिन ये है कि ईरान के पास भी कुछ इस किस्म के जो है तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है आबनाए हरमुज़ को मसदूद किया हुआ है, जिसकी वजह से तेल के सप्लाई के ऊपर और उसके बाद जो दूसरे सप्लाई चेन्स हैं जो उससे वाबस्ता हैं, या फ़िज़ा में जो फ़्लाइट्स थी वो सारी की सारी जो है दरहम बरहम हुई हैं। तो इसकी वजह से जंग के नुकसानात पहले ही सामने आना शुरू हो गए हैं। सही है, लेकिन मसूद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा है। अमेरिका के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकता, जीत तो हासिल नहीं कर सकता, मगर अपने डिफेंसिव वे में ईरान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। लेकिन आप भी बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली के इशारे देता है। आपके नज़दीक ये कहना जायज़ होगा कि ये इतना आसान होगा, या अभी बहुत सारे इम्तिहान और भी बाकी हैं? ये इसे आप ये कह सकते हैं कि ये कैटलिस्ट होगा इसकी वजह से, क्योंकि इस किस्म की जंग पहले नहीं हुई। इस किस्म का हमला अमेरिका ने पहले नहीं किया। 2003 में किया था, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू नहीं किया था, लेकिन अपनी कांग्रेस से रुजू ज़रूर किया था। इस मरतबा जो है उन्होंने खुद ही जवाब बनाया और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। फिर यह है कि ईरान और अमेरिका के जो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर मुज़ाकरात थे वो नतीजा खेज़ होने वाले थे और उसके दौरान ही इसराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका ने भी हमला कर दिया। गुज़श्ता बरस भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त सिर्फ इसराइल ने हमला किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जो है माइट इज़ राइट का फ़लसफ़ा चल रहा है, रूल ऑफ लॉ का नहीं चल रहा। और उसके बाद जो सॉवरन इक्वालिटी का जो एक उसूल था या दूसरे ममालिक की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का एहतराम, और उसकी धज्जियां बखेर दी गई हैं। और जो है सफारतकारी को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो जौहरी असला बना रहा है। ईरान कहता है कि हमारा कोई इरादा नहीं है। दूसरी उनकी बहुत सी शराइत मानने के लिए तैयार थे, लेकिन इसराइल ने एजेंडे को वसी तर किया और कहा कि इनकी तमाम जो बैलिस्टिक इंडस्ट्री है और बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है उसको कम किया जाए, और जो उनके इलाकाई हलीफ हैं उनको भी या तबाह बर्बाद किया जाए, या ईरान से ये कहा जाए कि वो किसी तरीके से मान जाए कि उनको डिसमेंटल कर देगा। तो ये जो है इस वजह से इस वक्त जो है ताकत का मुजाहरा हो रहा है। यानी ये नहीं कि 2 ताकतवर ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक मुल्क जो माशी पाबंदी बरसा बरस की माशी पाबंदियों से मजरूह था और उसके बाद उसी वजह से जो है वहाँ मुल्क के अंदर भी मुजाहरे हुए थे, जिन मुजाहरों को बाद में जो है एक प्लेटफॉर्म के तौर पर, एक दहलीज के तौर पर इस्तेमाल किया अमेरिका और इसराइल ने, ताकि वहाँ रेजीम चेंज हो सके।
जी। तो इस वजह से जो है ये जो अमेरिका का जो हतमी हदफ है वो ये है कि यहाँ जो इनका मजहबी निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम हुक्मरानी ख़त्म करके सेक्युलर प्रो अमेरिका प्रो इसराइल जो है किसी हुकूमत को वहाँ लाया जाए। इसराइल शायद उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा है कि ईरान के हिस्से बखरे कर दिए जाएं, यानी मतलब कि वहाँ जो है जो उसके पेरिफेरी में जो इलाके हैं, जो मसलन बलूचिस्तान है, कुर्दिस्तान है, खुज़स्तान है, अज़रबैजान, इनको इनमें कोई अलहदगी पसंदी की तहरीक चलवाई जाए। तो क्योंकि उन्होंने ये ऐसे नहीं किया, आसाराई नहीं हो रही, उन्होंने ऐसा पहले भी किया है। ठीक है, लेकिन माजरत के साथ मसूद साहब मुझे ये बताइएगा, ये आपने बड़ा ही ज़बरदस्त और वैलिड पॉइंट रेस किया, रजीम चेंज के क्या इशारे आपके नज़दीक हैं कि हो सकता है अगर रजीम चेंज होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है ईरान का, तो पाकिस्तान की पोजीशन को किस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं फिर? देखिए, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून का पाबंद है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदादों का पाबंद है, और उसके मुताबिक आप दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यानी ईरान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ एक मखसूस अंदाज की जमहूरियत है। उसमें जो है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड ऑफिशल्स होते हैं, मतलब उनके यहाँ एक पार्लियामान भी है और उनके यहाँ जो सदर के भी इंतखाबात होते हैं, वज़ीर आज़म के भी इंतखाबात होते थे, तो वहाँ बाकायदगी से इंतखाबात होते रहे हैं। और जो नॉन इलेक्टेड है उसमें सुप्रीम लीडर है या काउंसिल ऑफ गार्डियंस है या काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है जिसे आप कहते हैं, और उनका निज़ाम जो है विलायत फ़क़ीह है। तो इससे जो है ये तो पाकिस्तान जो है वो चाहेगा कि निज़ाम किसी तरीके से बहाल हो दोबारा से, और जो है जो इलाक़ाए खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है इससे दूसरे, यानी ये तो कानूनी नुक्ते हैं ना, बैनुल-अक़वामी नुकाते हैं, हमारे यहाँ जो है बहुत से जो है एग्जिस्टेंशियल मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। अहले ईरान पर तारीख का एक और कड़ा इम्तिहान, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अमरीकी इजरायली हमलों में शहादत ने खित्ते में लगी आग को मजीद भड़का दिया है। हमलों में ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिरजादा, मुशीर आला अली शमखानी, आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मूसवी, पासदारान इनकलाब गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपुर की शहादत की तस्दीक हो चुकी। ईरानी सुप्रीम लीडर की साहबजादी, दामाद और नवासी भी हमलों में शहीद हो चुके। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की शहादत को मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि इंतकाम को अपना जायज़ हक और फ़र्ज समझते हैं। आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद 27 अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले शुरू कर दिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि खित्ता दो मुख्तलिफ महाजों पर जंग की लपेट में है। अफगान जारियत के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़व-ए हक़ की सूरत में फैसला कुन अस्करी वार जारी है। अब तक ऑपरेशन में 415 तालिबान कारिंदे हलाक, जबकि 580 से ज़ायद बताया जा रहा है कि जख्मी कर दिए गए हैं। और पाकिस्तानी फोर्सेस अफगान सरहदी हदूद में 32 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा भी अपना कर चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त दो मुख्तलिफ महाज हैं, ईरान के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर मैं चाह रही थी कि हम आगाज़ करें। अफगानिस्तान से इस मुतालिक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसमें हमें अंदाज़ा हो पा रहा है कि बड़ी ही कामयाबी के साथ हम इस ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है ब्रिगेडियर साहब कि कब तक ये ऑपरेशन तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ जारी रहेगा और मजीद कितने दिन लगेंगे इसमें? बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ा क्लियर है कि ऑपरेशन जारी रहेगा टिल द टाइम पाकिस्तान अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं करता है, और इट विल कंटिन्यू। इसमें कोई स्टॉप, दरमियान में वक्फा नहीं आएगा, कोई सीज फायर की बात नहीं होगी। डिस्पाइट द फैक्ट मिडिल ईस्ट से काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कहा टिल द टाइम हम ऑब्जेक्टिव। दैट्स वाई देखें कि हमने पहले बॉर्डर रीजन्स पे जो दहशतगर्दों के एरियाज कैंप्स थे उनको स्ट्राइक किए हैं, टेररिस्ट के जो एरियाज थे, देन सब्सिक्वेंटली जो रजीम जो जहाँ से फैसिलिटेशन कर रहे थे वहाँ पे किया। और अभी बेसिकली हमारे एट प्रेजेंट टारगेटेड जो स्ट्राइक्स या हो रही हैं
वो जारी हैं और इसमें बेसिकली कामयाबी के साथ और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है और टारगेटेड ऑपरेशंस है और काफ़ी हम अफगानिस्तान के अंदर है क्योंकि वो पोस्टें छोड़ के भाग गए थे और जिस तरह आपने अभी बताया कि बहुत सारे कैजुअलिटीज उनकी हुई जो डॉक्यूमेंटेड है, बाकी इसके अलावा तो बहुत सारी हैं। सो दो ऑपरेशन जारी रहेगा और स्पेशली राइट फ्रॉम जो बॉर्डर रीजन के एरियाज के साथ साथ जो पीछे जहाँ से इनके लॉन्चिंग पैड्स थे वहां पे भी स्ट्राइक्स हो रही हैं और इट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज जो अभी इसमें बेसिक क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन हो जिसमें कहा गया था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब जामे और कस्सिर और नस्ली हुकूमत जिसे कहते हैं, जामे हुकूमत वहां पे नहीं है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, हम चाहेंगे, पाकिस्तान चाहेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये कहा गया था कि इंक्लूसिव इसमें जो अफगान साइल विल नॉट बी यूज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो वो लगातार हो रही है। अभी तो रिपोर्ट भी आ गई, 37 रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की भी आ गई, और रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की भी रिपोर्ट आ गई है। वो वाला फैक्टर है। इसके अलावा हम चाहेंगे कि वो एक जॉइंट वेरीफाइबल मैकेनिज्म शुड बी ऑन प्लेस वहाँ जो हो वहाँ पे इसके बाद से टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो। तो मेरा ख्याल में जब तक ये चीजें हम हासिल नहीं करते हैं तो ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इट विल कंटिन्यू इनसाइड अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस पे गवर्नमेंट ने भी, बिल्कुल आप वाली बात है, गवर्नमेंट ने भी क्लियर किया कि ऑब्जेक्टिव्स जब तक हमारे हासिल नहीं हो जाते तब तक ही रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आती है कि जी दहशतगर्दी जो है उसका खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी नजर आता है कि शायद तालिबान हुकूमत को प्रेशराइज भी किया जाए स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए। तो दोनों चीजों में कि किस चीज पे पहले फोकस होगा, क्या मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा या तालिबान हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि ये दहशतगर्दी वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये पहले हासिल हो मगर उनकी मर्जी के साथ और उनके मदद के साथ हो सके? ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और जिस तरह हमारे ऑपरेशन जिस तेजी के साथ जिस तरह हमारे एडवांस ट्रूप्स कर रहे हैं और आप जोब के सामने तो ऑलमोस्ट वी हैव एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट वी आर 40 किलोमीटर इनसाइड है और ऑलमोस्ट हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं वी कैन क्रिएट ए बफर जोन बिटवीन वेस्टर्न बॉर्डर्स के दरमियान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिस तरह तुर्किया ने शाम के अंदर किया था। तो हमारी ऐसी पोजीशन आ गई है। वहां देखे आपको बाकी तो पोस्टें वो खाली करके भाग गए हैं, लीडरशिप इनकी छुपी हुई है। और आप देखें ना लास्ट 48 आवर्स या 72 आवर्स में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ है। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान प्रिवेल कर रहा है, उनको मौका नहीं दे रहा है। क्योंकि जब बाद में ये होता है, जब ये वाकयात नहीं हो रहे थे या ये हमले नहीं थे, तो इट वाज द कनाइवस फैसिलिटेशन ऑफ अफगान तालिबान रजीम, जिससे वहां से तश्कीलें आ रही थी या स्लीपर सेल यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलपमेंट हुई है, जो ट्राइब का है वो अफगानिस्तान के अंदर देखे, एक तरफ से इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है और अब इसराइल की एंट्री हुए और स्पेशली अब जो रिसेंट जो कामाकाजी ड्रोन्स जो कुछ नजर आए हैं कोयटा में स्पेशली जो विच वाज शॉट डाउन, तो ये अपने तालिबान की अपनी कोई इसमें कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, ये बाहर से इनको दिए गए हैं। सो दैट इज द डेवलपमेंट। फिर ऊपर से देखें ना कि ब्रॉडर गेम देखें, ग्रेट गेम देखें, तो पाकिस्तान को दे वांटेड कि पाकिस्तान को यहाँ पे फिक्स किया जाए ताकि पाकिस्तान ईरान की मदद न कर सके। जिस तरीके से 12 जून को हमने पिछले साल भी सपोर्टेड 12 दिन की जंग में ईरान के साथ हम खड़े थे, इस दफा भी हम ईरान के साथ बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने कोशिश यही कि आप देखें कि मोदी साहब का विजिट हुआ, 2 दिन वो वहां पे रहे, उसके बाद वापस आए, अगले दिन पाकिस्तान पे हमले हुए 53 लोकेशंस पे, उससे अगले दिन ईरान पे हमले हो जाते हैं। तो आप समझ ले कि पाकिस्तान को दे वांटेड टू फिक्स और उनको बिजी रखना चाहते थे ताकि ईरान को आइसोलेट करके उसमें पूरा प्रेशर डाला जाए। लेकिन पाकिस्तान, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो यकीनन ईरान के अवाम के साथ हैं और आयतुल्लाह की शहादत के बारे में यकीनन पाकिस्तानी अवाम भी रंजीदा है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, जब हमने ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू किया था दहशतगर्दी के खात्मे का, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ईरान की ये सिचुएशन नहीं थी या जंग ईरान के दरवाजे से अंदर नहीं आ चुकी हुई थी। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसे हम यकीनी तौर पर बेंगा पाकिस्तानी क़तई नज़र तो नहीं कर सकते। अभी भी पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ वही रहनी चाहिए जो ईरान में जंग से पहले थी अफगानिस्तान को लेके, या अब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है? कोई हमारी जो पॉलिसी में अब कोई चेंज नहीं आई है और इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आएगी।
और पाकिस्तान माशाल्लाह हम वी हैव द कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, हम ईस्ट को भी देख रहे हैं और एट द सेम टाइम वेस्ट को भी देख रहे हैं, और हमारी यकीनन कोशिश होगी कि ईरान के अंदर से हालात मज़ीद बेहतर हो जाए ताकि वहाँ पे जो मसाइल है ईरान के अवाम के लिए उसको हम एड्रेस कर सके। लेकिन अफगानिस्तान में देयर विल बी नो चेंज एज फार एज आवर पॉलिसी इज कंसर्न। द ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले बात की है, वी विल कंटिन्यू विद द टारगेटेड ऑपरेशन, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, जहाँ जहाँ से इतलात आएंगी, जहाँ से फैसिलिटेशन सेंटर से जहाँ से उनकी गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे ये ऑपरेशन और स्ट्राइक्स वगैरह होती रहेंगी। ठीक है। अब इस वक्त ईरान के बाद, और जो पहले अफगानिस्तान में हो रहा था, फिर ईरान की सिचुएशन तब्दील हुई, तो आज हमने देखा ब्रिगेडियर साहब के बहुत सारे ऐसे हिस्से, बड़े शहर जहाँ पर एहतजाज भी हुए, दफ़ा 144 का निफाज भी कर दिया गया, ये सूरत हाल बिगड़ी जहाँ पे हमने देखा एहतजाज हो रहा था, शेलिंग भी हुई, पथराव भी, इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई। इसके अंदर शरपसंद अनासर भी आते हैं, और जैसे आपने भारत की बात की, तो भारत जैसा हमारा असली दुश्मन जो है वो भी अपना किरदार अदा करता है और फ़ायदा समेटने की कोशिश करता है। इस पूरे सिनेरियो को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके नज़दीक हैंडल करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? वही जो इस वक्त राइज है या मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अपनानी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और हमें मेरे ख्याल में बहुत एज ए पाकिस्तानी होकर हमें सोचना चाहिए। पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, देखें कि जिस तरह पिछले साल जंग हुई तो पाकिस्तान बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा रहा, मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। दैट्स वाई ईरान के अवाम ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, ईरान के मजलिस के अंदर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था और वो रियलाइज करते हैं। और लास्ट मुझे याद है जब अली लारेजानी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान जो कहेगा हम करने को तैयार है। वो इतना ट्रस्ट हमारा आपस में डेवलप हो चुका था विद बिटवीन द टू कंट्रीज, चाहे उनके अब्बास अरागची हो या उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान थे, तो वो अंडरस्टैंडिंग थी। जो ये वाक़यात हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो आयतुल्लाह की शहादत हुई है, जो बहुत बड़ा सानिया है एज फार एज मुस्लिम वर्ल्ड इज कंसर्न, खाली ईरान की बात नहीं है, और जिसकी लेकिन क्योंकि यकीनन लोगों की बड़ी अटैचमेंट थी कि वो एक रहबर के तौर पे माने जाते थे मुस्लिम दुनिया में, तो उनकी शहादत के बाद यकीनन कुछ लोगों को प्रोटेस्ट किया गया। उनका हक बनता है अपना गम और गुस्सा जो रंजीदा था वो बिल्कुल उनको इजहार करना चाहिए, लेकिन इसके आड़ में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान में हम सारे रहते हैं, हम मसलक से बालातर होकर चीज़ें हम देखते हैं, हम सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हनूद और यहूद की यही कोशिश होगी, ये मौके से फ़ायदा उठाएं और आपके दरमियान में डिफरेंसेस क्रिएट करें, और जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन आपको डिवाइड करने की कोशिश की गई। ये आपको याद है कि यहाँ पे तलाई कला में जो इमाम बारगाह में शहादतें हुई, वो भी एक ऐसी कोशिश थी, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम सबको, पाकिस्तान हमारा घर है, हमें सब्र तहम्मुल के साथ अपना यहाँ पे अपना जो गम है उसका ज़रूर इजहार करना चाहिए। और इसके साथ साथ देखें कि हमें वो कुरान में सूरह अनफाल में है मेरा ख्याल में, अगर याद कि जिसमें है कि वतस्म भी हब्लिल्लाह जमीन वला तफर्रकू, कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रखे और तफर्रके में न पड़े। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और बाकी यकीनन प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मेरे ख्याल में उलमा को, जो मशाइख हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ले जाके लेने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें एड्रेस होने चाहिए। खुदा ना खास्ता इस तरह की जो कैजुअलिटीज़ की इत्तलात आ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये उलमा का किरदार रोल है कि वो पब्लिक के इस एंगर को अपने लेवल पे खुद मिल के एड्रेस करें। गम सबका है, और पाकिस्तान के लिए भी इतना ही जितना ईरान को लॉस है इतना पाकिस्तान को लॉस है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।